अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सुनने वालों को। मेरा नाम मुख्तदर ख़ान है। मैं अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में प्रोफेसर हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी इसलिए भी मशहूर है कि अमेरिका के जो करंट प्रेसिडेंट है सदर जो बाइडन, हमारी ही यूनिवर्सिटी से वो पढ़े हुए हैं। मैं कॉन्वर्सेशंस नाम के एक शो जो इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में करता हूँ, उसका नाम है कॉन्वर्सेशन। मैं उसका होस्ट हूँ, लेकिन आज मैं आपके सामने सत्य हिंदी के स्टेज से बोल रहा हूँ। आज मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको ये बताऊँ, चंद सवालात के जवाब बताऊँ, यानी क्या हिंदुस्तान, क्या भारत के पास एक महान रणनीति है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स से डील करने के लिए। इसे अंग्रेज़ी में ग्रैंड स्ट्रैटेजी कहते हैं और उर्दू में अजीम हिकमत अमली, हिंदी में महान रणनीति। लेकिन इस सवाल का जवाब मैं एक श्रृंखला के थ्रू करने वाला हूँ, जिसमें 4 कड़ियाँ होंगी। पहली कड़ी में तो मैं इंडिया के जो विदेश मंत्री है, फॉरेन मिनिस्टर, वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर, उनकी किताब द इंडिया वे का तबसरा करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि उनके क्या ख़यालात हैं और उनकी क्या राय है और वो इंटरनेशनल सिस्टम को कैसा समझते हैं। तो ये मेरा पहला कड़ी है इस सिलसिले में। इसे समझिए कि दृष्टिकोण एक प्रैक्टिशनर की तरफ से है, यानी मैं एक प्रैक्टिशनर का नज़रिया आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं हिस्टोरिक दृष्टिकोण से आपको बताऊंगा, यानी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। उसमें मैं आपके सामने अर्थशास्त्र को लेकर पेश आऊँगा और उसके जो सबक हैं, उसकी में जो ज्ञान है, उसमें जो विजडम है, उसका इस्तेमाल इंडिया, भारत कैसा इस्तेमाल कर सकता है इंटरनेशनल रिलेशंस में अपना मकाम बनाने के लिए। उसके बाद चंद प्रोफेसर्स और एकेडमिक्स का नुक्ते नज़र देखूंगा मैं इंडियाज़ ग्रैंड स्ट्रैटेजी, और ख़ास तौर से ये जिसमें बहुत सारे इंडियन एक्सपर्ट्स ने लिखा है कि इंडिया का क्या तरीक़ा होना चाहिए दुनिया के साथ डील करने में। और फिर आखिर में एक यहाँ पर वाशिंगटन में एक एक्सपर्ट हैं जो थिंक टैंक से ताल्लुक़ है, उनका नाम है पर्ना पांडे। उन्होंने भी बहुत ही दिलचस्प किताब लिखी है, मेकिंग इंडिया ग्रेट, और फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दें, ताकि जब हमारे आइंदा शोज़ पब्लिश होते हैं आपको इत्तला मिल जाएंगी और फिर आप आके उन्हें देख सकते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि जो मेरा शो है कॉन्वर्सेशंस, इस शो को ख़ास तौर से ये जो श्रृंखला है महान रणनीति को, इसे 2 फाउंडेशंस सपोर्ट कर रहे हैं। एक का नाम है यूएस इंडिया पॉलिसी इंस्टीट्यूट, जो वाशिंगटन में बेस्ड एक थिंक टैंक है जो इंडिया की पॉलिसी पे नज़र रखती है, और एक डॉक्टर सैयद अब्दुल क़ादिर फाउंडेशन है जो तालीम इल्म, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद करती हैं, और वो लोग जो डिज़ास्टर से जिन पर डिज़ास्टर्स असर करते हैं उनकी वो मदद करती हैं। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने का। तो पहला सवाल ये है कि क्या हम जयशंकर की किताब को सीरियसली क्यों लें। जयशंकर एक बहुत ही काबिल आदमी है। इंडिया के वो फिलवक्त विदेश मंत्री हैं, लेकिन वो बहुत ही कॉम्पिटेंट आदमी है। उन्होंने तकरीबन 38 साल इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री में काम किया है और कई अहम ओहदे उन्होंने संभाले हैं। कई इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उन्होंने फुलफ़िल किया है। यानी इंडिया के जो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस थे अमेरिका के साथ, उसमें जयशंकर का बहुत बड़ा हाथ था। एस जयशंकर इंडिया के एम्बेसडर थे चाइना के लिए, अमेरिका के लिए, और जो फॉरेन सर्विस में जो ब्यूरोक्रेटिक सबसे ऊंचा ओहदा है फॉरेन सेक्रेटरी का, वो भी उन्होंने 3 साल तक संभाला था, और अब वो विदेश मंत्री है। इसके अलावा जयशंकर इंटरनेशनल रिलेशंस में उनके पास एक पीएचडी है जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से उन्होंने हासिल की है। इस वजह से उनका जो नज़रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता कि क्योंकि वो इतने काबिल है, जो अब की जो गवर्नमेंट है वो मेरे ख़्याल से फॉरेन पॉलिसी के मसले पर उनकी एडवाइस पर ज़रूर चलती होगी। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यूजुअली जो सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो किताबें नहीं छापते हैं, क्योंकि उन्हें उतनी आज़ादी नहीं होती है अपने ख़्यालों का इजहार करने का। लेकिन
क्योंकि ये किताब उन्होंने लिखना अपने ओहदे को संभालने से पहले शुरू की थी, इसलिए भी ये किताब दिलचस्प है। जयशंकर का जो नुक्ते नज़र है, जो दृष्टिकोण है, वो बहुत सिंपल है, लेकिन जो मसाइल और मुद्दे वो डील कर रहे हैं वो बड़े पेचीदा हैं, यानी सिंपलिस्टिक व्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स रियलिटी। इनका कहना ये है कि दुनिया बहुत बदल गई है और इस वक्त हम ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ पे जो दुनिया के जो नियम हैं, जो दुनिया का जो स्ट्रक्चर है, जो दुनिया का ग्लोबल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, वो बदलता जा रहा है। अमेरिका की ताकत कम होती जा रही है, चाइना की ताकत बढ़ती जा रही है। जो करंट सिस्टम है वो अमेरिका ने बनाया था, लेकिन क्योंकि अब अमेरिका कमज़ोर हो गया है, वो नियम, वो इदारे, वो इंस्टीट्यूशंस जो ग्लोबल गवर्नेंस करते हैं वो कमज़ोर पड़ गए हैं। उनका कहना है कि जो पुरानी दुनिया थी वो तो धीरे धीरे पीछे जा रही है, लेकिन जो आगे की दुनिया है वो हमें पूरी तरह से नज़र नहीं आ रही। यानी जो प्रेजेंट है वो तो फेड हो रहा है और जो फ्यूचर है उसका हमको क्लियर विजन नहीं मिला है अभी तक। इसलिए हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां अनसर्टेनिटी है, और इस अनसर्टन दुनिया में इस अनसर्टन दुनिया में इंडिया को किस किस्म की फॉरेन पॉलिसी अपनाना चाहिए ताकि वो जो अपॉर्चुनिटीज़ है इस सिस्टम में उसका फ़ायदा उठाएं और जो ख़तरात है, जो डेंजर्स है, उससे बच जाएं। तो बेसिकली इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए इन दिस अनसर्टन वर्ल्ड, ये है किताब। द किताब का नाम है द इंडिया वे, स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड। मैं उन सब से ये कहूँगा जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की सियासत में दिलचस्पी रखते हैं कि ये पढ़ें ज़रूर। ये किताब में बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी हैं जो इन्होंने लिखी हैं, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि किन चीज़ों पे इन्होंने जिक्र नहीं किया। लेकिन मैं पहले बताना चाहता हूँ आपको कि दुनिया कैसे बदल रही है जयशंकर की नज़र में। उनका सबसे बड़ा ये एनालिसिस है कि अमेरिका कमज़ोर हो गया है, चाइना मजबूत हो गया है, इसलिए फ्यूचर में जो चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात होंगे उसका सबसे बड़ा असर ना सिर्फ दुनिया के सिस्टम पे होगा, दुनिया के रूल्स, नियम, इंस्टीट्यूशंस, हो सकता है कि यूनाइटेड नेशंस ही ना रहे, यूनाइटेड नेशंस बदल जाए, ग्लोबल नॉर्म्स और वैल्यूज़ में तब्दीली आ जाए, और जो मुल्कों की कैपेसिटीज़ है, जो मुल्कों का स्टेटस है, उस पर भी चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात का असर पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा एक नया डेवलपमेंट है। तो इंडिया को चाहिए कि वो इस चैलेंज को अपनाएं, डील करें, समझे। दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि पिछले 30-40 साल से जो दुनिया में ग्लोबलाइजेशन का जोश चढ़ा हुआ था, यानी जो लोगों में कनेक्टिविटी आ गई थी, ट्रेड करना आसान हो गया था, कम्युनिकेशंस करना आसान हो गया था, ट्रैवल करना आसान हो गया था, फॉरेन कंट्रीज़ में बिज़नेस करना आसान हो गया था, ये जो ग्लोबलाइजेशन था इसका फ़ायदा चाइना ने ज़रूर उठाया, तेज़ी से डेवलप हो गया, बहुत तेज़ी से पिछले 30-35 साल में। लेकिन अब क्योंकि अमेरिका कमज़ोर हो रहा है और वेस्टर्न ममालिक ख़ास तौर से यूरोप और अमेरिका पर ग्लोबलाइजेशन का अब जो असर हो रहा है वो नेगेटिव है। तो इससे जो झिझक हो गई है ग्लोबलाइजेशन की तरफ से और ग्लोबलाइजेशन से दूर हटते जा रही है दुनिया, इससे इंडिया की ग्रोथ पे ज़रूर असर पड़ेगा। इंडिया के लिए डेवलपमेंट चाइना से ज़रा ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि अब इंडिया तरक्की एक अनसर्टन दुनिया में कर रहा है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का जो डिक्लाइन हो रहा है उसका असर ये होगा कि नेशनलिज्म बढ़ जाएगा, यानी मुल्क फिर अपनी ही सोचने लगेंगे, और इस वजह से दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुक़ात रखना और उनके साथ डील करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन इज़ गोइंग डाउन, नेशनलिज्म इज़ गोइंग अप। और वो तीसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि जो इख्तिलाफ़ात है मुल्कों के अंदर और मुल्कों के बीच, वो बहुत शदीद होते जा रहे हैं। यानी जो पोलराइजेशन है इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, वो बहुत शदीद होते जा रहा है। इसलिए फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो टेंशन है वो पहले से मज़ीद ज़्यादा है और उसके साथ डील करना बहुत अहम है। तो ये एक ही नुक्ता है जहाँ पर जयशंकर ने इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ इशारा किया है, ये कहकर कि मुल्क में इंटेंसिटी ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बढ़ गई है
और पोलराइजेशन भी बढ़ गया है। लेकिन मिसाल वो अमेरिका की देते हैं जहाँ पे रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है और हर इलेक्शन पे बहुत ही ज़्यादा टेंशन होता है और सिस्टम के ख़िलाफ़ बातें की जाती हैं। फिर एक बात इन्होंने कहा दुनिया के बारे में कि जो सिस्टम है वो एक मल्टीपोलर सिस्टम बन जा रहा है। यानी कि अभी तक तो लोग कहते हैं कि जब से कोल्ड वॉर ख़त्म हुई और सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया तो अमेरिका का डोमिनेशन था सिस्टम पर, लेकिन अब चाइना के बढ़ने से, अमेरिका के कमज़ोर होने से सिस्टम एक किस्म से मल्टीपोलर हो गया। यानी दूसरे जो पावर्स हैं, मिडिल लेवल के पावर्स, जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया को ले लें, जर्मनी को ले लें या जापान को ले लें और इंडिया को ले लें, ये मिडिल रेंज पावर्स हैं, इनकी अहमियत और बढ़ गई है। इसलिए जो नया सिस्टम शायद पैदा होगा उसमें इंडिया को चाहिए कि इन मिडिल पावर्स के साथ भी ताल्लुकात मजबूत करे, और वैसे भी इंडिया के रशिया और चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, उसे वैसे ही बरकरार करना चाहिए। तो ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि सिस्टम कैसा बदल रहा है और उसमें कैसी अनसर्टेनिटीज़ आ गई हैं। और जहाँ तक कि फॉरेन पॉलिसी का रिकमेंडेशन है, यहाँ पर बड़ी दिलचस्पी की बात है। वो कह रहे हैं कि इंडिया भी बहुत बदल गया है। इंडिया अब तकरीबन एक बहुत ही मजबूत इकानमी बन गई है। चंद सालों में वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकानमी बन जाएगी। इंडिया का ह्यूमन रिसोर्सेस माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की आबादी भी सबसे ज़्यादा हो जाएगी दुनिया में। तो इंडिया में जो कैपेसिटीज़ है वो बढ़ गई हैं। और उनका कहना है कि जो इंडिया जो तरक्की कर रहा है, 1991 के लिबरलाइजेशन, यानी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की जो पॉलिसीज़ आई थी इंडिया को लिबरलाइज करने से, उससे जो इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है और ग्रोथ हुई है, वो सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। यानी ये बड़ी दिलचस्प बात है। वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि इंडिया का ग्रोथ वेक्टर इज़ अश्योर्ड, यानी इसकी जो तरक्की है वो गारंटीड है, इंडिया पीछे की तरफ नहीं जाएगा। ये जयशंकर का ख्याल है और इसके बेसिस पे वो फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं। तो उनका कहना है कि जैसे जैसे इंडिया मजबूत होते जा रहा है, इंडिया को चाहिए कि किसी के साथ वो अलाइन ना हो। यानी जो अमेरिका और चाइना के बीच में जो टेंशन्स बढ़ रहे हैं वो किसी के खेमे में ना हो, ना तो अमेरिका के कैंप में हो ना तो चाइना के कैंप में हो। वो चाहते हैं कि वो स्ट्रेटिजिकली दीवार पे बैठे रहें, ना इधर के हो ना उधर के हो। हैदराबाद में एक कहावत है, थाली का बैगन कहते हैं इस तरह की पॉलिसीज़ को, लेकिन दैट इज़ व्हाट ही वांट्स टू बी। वो कह रहे हैं कि इंडिया क्योंकि अब ज़्यादा कैपेबल है, वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर दोनों इंडिया और चाइना से बेनिफिट कर सकता है। इसलिए इंडिया अब क्वाड के हिस्से में भी है, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो अमेरिका की है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी इंडिया है जहाँ पे चाइना की लीडरशिप है। तो ये उनकी ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, ये इनकी महान रणनीति है कि इंडिया बेसिकली पहले की तरह नॉन अलाइंड रहे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि नई फॉरेन पॉलिसी क्या है। इंडिया शुरू से नॉन अलाइंड था, इंडिया ने नॉन अलाइंड मूवमेंट में काफ़ी बड़ा हिस्सा लिया, उसको बनाने में भी, और अब भी जयशंकर का कहना है कि इंडिया शुड रिमेन नॉन अलाइंड। दूसरी चीज़ ये है कि वो कह रहे हैं कि इंडिया को चाहिए कि अपने ही इलाके में, यानी अपने ही रीजन में ताल्लुकात मुल्कों से बेहतर करे। उनका कहना है कि क्योंकि दुनिया मल्टीपोलर होते जा रही है, रीजन्स में डोमिनेशन के लिए कॉन्टेस्ट बढ़ जाएगा। यानी जो रीजनल पावर्स है, यानी मिडल ईस्ट में सऊदी अरब और ईरान के बीच में टेंशन बढ़ रहे हैं, ईस्ट एशिया में चाइना और जापान, चाइना और ताइवान के बीच में टेंशन बढ़ रहे हैं। तो इस तरह का जो रीजनल डोमिनेशन के लिए कॉन्टेस्टेशंस है, टेंशन है, वो बढ़ जाएंगे। तो वो टेंशन वो साउथ एशिया में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उनका कहना है कि इंडिया के लिए ये बहुत अहम है कि वो साउथ एशिया। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो करंट हुकूमत है दिल्ली की, वो इतनी इस्लामोफोबिक है। हर दूसरे दिन आप देखते हैं कि मुसलमानों को मारने की बातें की जाती हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट इन लोगों को सपोर्ट करती हैं। एक किस्म से सारी दुनिया में मशहूर हो गया है कि ये करंट डिस्पेंसेशन ने मुसलमानों के ऊपर एक कल्चरल वॉर छेड़ दी है। यानी ये मुल्क खुद अपने ही सिटीजन्स पे हमला कर रहा है, उनके कल्चर, उनके वैल्यूज़, उनकी शिनाख्त मिटाने की, उनकी आइडेंटिटी मिटाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इंडिया का छवि इस्लामोफोबिक हो जाती है और सब इंडिया को एक इस्लामोफोबिक स्टेट समझने लगते हैं,
तो इंडिया कैसे इस रीजन को डोमिनेट करेगा जहाँ 3 मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क हैं, बांग्लादेश, मालदीव्स और पाकिस्तान, और फिर दुनिया में वैसे भी 25% दुनिया में ममालिक तकरीबन 55 वो भी इस्लामिक मुल्क हैं। तो इस दुनिया में एक इस्लामोफोबिक इंडिया कैसे अपना स्टेटस बढ़ाएगी, ये मुझे समझ में नहीं आता। इसका कोई डिस्कशन नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। ऐसा लगता है कि लफ्ज़ हिंदुत्व, लफ्ज़ हिंदू राष्ट्र, इससे वाकिफ़ ही नहीं है जयशंकर, उनकी किताब में कोई अता पता नहीं है। तो ये एक पॉलिसी है, लेकिन बात उनकी सही है कि जब तक कि आप अपने नेबर्स के साथ ताल्लुक़ात बेहतर ना करें, आपकी इंटरनेशनल स्टेटस आपका डिमिनिश्ड रहेगा। लेकिन वो ये नहीं रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि इंडिया की करंट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जयशंकर जो फॉरेन पॉलिसी रेकमेंड कर रहे हैं उसके लिए जहरालूद है। इट इज़ पॉइजनस फॉर हिज फॉरेन पॉलिसी। अब मैं उनकी थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म करना चाहता हूँ। उन्होंने एक बड़े दिलचस्प चैप्टर लिखा है, लेसन्स फ्रॉम अवध, यानी वो जो सत्यजीत रे का मशहूर फिल्म है शतरंज के खिलाड़ी, उसमें ये होता है कि 2 नवाब शतरंज खेलते रहते हैं और वो सारी दुनिया से गाफिल हैं। उनको एहसास नहीं होता कि अंग्रेज़ और ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली उनका जो टेरिटरीज़ है उस पर कब्ज़ा कर ले रही वाइल दे आर प्लेइंग चेस। यानी चेस में वो इतने मशगूल हैं कि रियलिटी से वो बिल्कुल गाफिल हैं और उसका बहुत बड़ा सियासी नुकसान हो रहा है। तो उसको लेकर जयशंकर कहते हैं कि इंडिया को भी चाहिए कि वो इंटरनेशनल दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उससे गाफिल ना हो, उसके फेमिलियर रहें और उनसे वक्फियत रखते हुए पॉलिसी डेवलप करें। लेकिन जब उनकी किताब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो इंडिया की जो हकीकतें हैं, इंडिया की जो रियलिटीज़ हैं, उससे वो ख़ुद वाकिफ़ नहीं है। वो ख़ुद एक अवध के नवाब की तरह किताब लिखे जा रहे हैं, जैसे कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र की तलाश में जो इंडिया में डोमेस्टिक टर्मोइल हो गया है, CAA को लेकर देखें आप, NRC को लेकर देखिए या राम मंदिर को लेकर देखें, ये जो टेंशन बना हुआ है, अब जो इलेक्शंस आ रहे हैं, जो धर्म संसद हुआ, इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं इंडिया, इससे टोटली गाफिल है। ऐसा लगता है किसी दूसरे प्लानट पे बैठकर वो किताब लिख रहे हैं। तो ये मेरी सबसे बड़ी उनका क्रिटिसिज्म है। दूसरी चीज़ ये है, ये इंटेलेक्चुअल क्रिटिसिज्म है। वो कहते हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी को महाभारत से सबक सीखना चाहिए, और वो ये भी कहते हैं कि महाभारत अर्थशास्त्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी बहस हम अगले एपिसोड में करेंगे कि क्या ये बात सही है। लेकिन उनकी एक बात सही है, वो कहते हैं कि हर फॉरेन पॉलिसी में एथिक्स और हकीकत, रियलिटी के बीच में जो टेंशन है उसे डील करना ज़रूरी होता है। और महाभारत में जिस तरह से कृष्णा ने डिसीशंस लिए थे, जिसमें छल कपट का भी इस्तेमाल किया गया, महाभारत में डिसेप्शन का इस्तेमाल किया, जिस तरह से कर्ण को मारा गया, जिस तरह से द्रोणाचार्य को मारा गया, जिस तरह से एकलव्य की कैपेसिटी को छीन लिया गया एक किस्म से। तो इस तरह के जो चीज़ें महाभारत में हैं, इंडिया को सीखना चाहिए और बेसिकली एथिक्स को रियलिटी से, रियलिज्म से बैलेंस करना चाहिए। लेकिन वो महाभारत को एज एन इंटरनेशनल सिस्टम की तरह ट्रीट करते हैं, और आप मैं खुद जानते हैं कि इंडिविजुअल लेवल सियासत और मुल्क लेवल सियासत में बहुत फ़र्क है। सोशल साइंसेस में इसको लेवल ऑफ एनालिसिस कहते हैं कि एक मुल्क एक इंडिविजुअल की तरह नहीं सोचता, ख़ास से डेमोक्रेसी जहाँ पे कई डिफरेंट राय होते हैं। और लेकिन ये बात बहुत दिलचस्प है कि वो कृष्णा से सिर्फ कृष्णा की रियलिज़म सीखना चाहते हैं, ना सिर्फ उनकी दूसरे एथिकल कॉन्डक्ट। और मैं आगे बढ़ के ये भी कहूँगा कि जो जयशंकर का जो अप्रोच है वो काफ़ी स्ट्रेटिजिक है, और ऐसा लग रहा है कि इंडिया में अब फॉरेन पॉलिसी कम्युनिटी पैदा हो रही है। मैंने देखा यूट्यूब पर जाके कि वो कई जगह के थिंक टैंक्स में उन्होंने अपनी किताब के बारे में बातचीत की, और कई लोग काफ़ी थॉटफुल सवाल जवाब उनसे कर रहे हैं। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन है आपको जयशंकर की किताब द इंडिया वे। आप इसे ज़रूर पढ़ें, मतलब सिर्फ मेरी बातों पे ना जाएं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब है। इसकी कमज़ोरियाँ ज़रूर हैं, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ्स भी हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इंडिया इज़ अवेयर कि उसकी पोटेंशियल क्या है फॉरेन पॉलिसी में।
ये बात से तो मैं इख्तलाफ करता हूँ कि इंडिया हमेशा तक नॉन अलाइन रहे। अगर दुनिया में ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बीच में कॉन्टेस्ट होता है तो इंडिया शुड नॉट रिमेन न्यूट्रल। इंडिया को चाहिए कि वो डेमोक्रेसी का साथ दे। जयशंकर ख़ुद लिखते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी अहमियत और क्वालिटी डेमोक्रेसी है, लेकिन जो उन्हीं की पार्टी जो डेमोक्रेसी को कुचल रही है इंडिया पे, उसके बारे में वो कुछ नहीं करते। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास ज़रूर है कि अगर इंडिया अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत करती है तो इंडिया का इंटरनेशनल दर्जा स्टेटस और बुलंद हो जाएगा। तो इससे मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप इस चैनल को सत्य हिंदी पे अगर आप देख रहे हैं या कॉन्वर्सेशंस पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। आपके अगर कोई इख्तलाफात हैं, आपको कोई इंटरेस्टिंग थॉट्स आते हैं तो आप नीचे कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेरा नाम मुख्तदर ख़ान है, मैं अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं और मैं आपसे इजाज़त लेता हूं। नमस्ते, सलाम अलैकुम। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।